गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुम्बकीय, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल या घन कोण की अवधारणा। हिंदी में बोले तो घन कोण की अवधारणा। तो शुरू करते हैं। घन कोण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो घन कोण की अवधारणा क्या कहती है? किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु O पर बनाए गए घन कोण परिणाम में उस क्षेत्रफल पृष्ठ की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु को O से मिलाने से बने कोण द्वारा O केंद्र को मानकर एकांक त्रिज्या का गोलाकार पृष्ठ काटें तो काटे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है। तथा इसका मात्रक हमारे पास कोण का मापन रेडियन में और घन कोण का मापन स्टेरेडियन में होता है। तो इसका हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया ये, और इस ऑब्जेक्ट को हम इस बिंदु O से पूरे को क्या करते हैं, मिला दें। इस पूरे को हम इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। तो ये जो है, ये मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्रक्षेप कटा, ये इस तरह से मिलाया हमने, ये लाइन सीधी है। तो ये जो प्रक्षेप कटेगा, यदि इस गोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो क्षेत्रफल कटेगा, ये क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। ठीक है। तो परिभाषा से हम ये कह सकते हैं, क्षेत्रफल ds के द्वारा किसी बिंदु O पर बनाया गया घन कोण d ओम इक्वल टू रहेगा dA/r²। ठीक है। और dA को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ds और cos थीटा। ये dA का मान जो होता है वो रहता है n∠ds। जब इसको सोल्व करोगे तो n ds और ये रहेगा cos थीटा, और n यूनिट वेक्टर है तो ये रहेगा ds एंड cos थीटा। ये d और a की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा d ओम इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r²। ये हमारे पास घन कोण हो जाता है। ठीक है। यद्यपि कोण की भांति घन कोण की कोई विमा नहीं होती, यद्यपि कोण की भांति घन कोण की कोई विमा नहीं होती, परंतु इसे स्टेरेडियन में नापा जाता है। ये विमाहीन है लेकिन इसका मात्रक जरूर है। ठीक है। यदि हमारे पास त्रिज्या r बराबर 1 कर दें तो घन कोण का जो मान है वो काटे गए क्षेत्रफल की क्या रहता है, बराबर यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट देखिएगा। अब हम घन कोण का मान निकालेंगे। तो घन कोण का मान कैसे निकालते हैं? हमने यहाँ पर एक गोला लिया, इस तरह से ये गोला ले लिया है, और इसको हम यहाँ पर एक स्ट्रिप काटेंगे इस तरह से। ये हमने एक स्ट्रिप काट दी, और ऐसे ही हमने यहाँ पर भी एक स्ट्रिप काट दी है, इस तरह से स्ट्रिप काट दी हमने। और इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको सेंटर बना करके और यहाँ से मिलाते हैं। ये मिला दिया और एक ये मिला दिया। ठीक है। इसी प्रकार हम इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, ये तो बनेगा d थीटा, और इसके बीच में ये जो एंगल है ये बनेगा d और फाई। ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं p, q, r और s। तो हमें केवल ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो हम गोलाकार पृष्ठ पर p, q, r, s की त्रिज्या r है। गोलाकार पृष्ठ पर जो त्रिज्या वो कितनी है, r है। यहाँ से देखो p, q, ये हमारे पास p, q है ये, और ये हमारे पास रेडियस है r, और ये एंगल है थीटा। तो चाप बराबर कर जाएगी त्रिज्या गुणा कोण, तो ये रहेगा r थीटा। ठीक है।
इसी प्रकार ऊपर वाला जो ये वैल्यू है इसको भी सोल्व करेंगे। थोड़ा चित्र छोटा रहेगा हमारे पास, यहाँ पर भी नहीं है, बड़ा हमारे पास डायग्राम देखते हैं, बड़ा डायग्राम हो तो कहीं बड़ा डायग्राम नहीं है। ये देख, थोड़ा दोबारा बना देता हूँ इसको। तो देखिए ये हमारे पास वापस से घन कोण को हमने बड़ा कर लिया पूरा, और अब देखेंगे, देखो इसकी रेडियस आर है, ये बिंदु ओ मान लेते अपन, ठीक है। यहाँ से हमने एक तो इसको मिलाया, ये वाली लाइन खींची, ठीक है। तो ये तो रहेगा थीटा, और ये जो वैल्यू है वो रहेगी डी थीटा, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ पर यदि हम एक और चाप काट दें तो ये चाप इससे गुजरेगी, इससे इस तरह से, इससे होकर के इस तरह से गुजरेगी, और इसी के साथ दूसरी जो चाप काटेंगे वो चाप इससे ऐसे गुजरेगी, और इसका एक सेंटर होगा, यहाँ से एक सेंटर है, तो इसको हम मिला देते हैं, और साथ में हम इसको मिला देते हैं ये, और ये जो एंगल रहेगा ये हमारे पास रहता है D5, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले, यहाँ पर हमारे पास ये जो कोण है ये हमारे पास थीटा, और ये हमारे पास रेडियस कितनी है, आर है, तो ये तो रहेगा आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और इसके जो सामने वाली भुजा है ये वाली, ये रहेगी हमारे पास आर साइन थीटा, ठीक है ना। इसको अपन लिखेंगे आर और साइन थीटा, ठीक है। आपको ये चाप चाहिए, ये वाली चाप, तो ये चाप तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोण जो रहता है वो रहता है चाप बटे त्रिज्या, और जो चाप होगी वो रहेगी त्रिज्या इंटू कोण, ठीक है। तो चाप तो कितनी है, इसको अपने नाम दिया P, Q, R और S। हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए जो ब्लू कलर का हो रहा है, ये क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो हमारे पास डी थीटा की जो वैल्यू रहेगी, सॉरी P और Q की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास मिलेगी त्रिज्या इंटू कोण। तो त्रिज्या तो यहाँ पर R है, कोण कितना है, डी थीटा, कोण कितना है, डी थीटा है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ये वाली चाप भी चाहिए, तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे। तो चाप अपने पास कितनी है, अभी बार चाप है PS चाप है, लेकिन कोण कितना है, ये कोण हमारे पास है D5, ठीक है, कोण कितना है D5, और त्रिज्या कितनी है, R साइन थीटा। तो त्रिज्या रहेगी R और साइन थीटा, और कोण कितना है D5। यदि आपको इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो आप करोगे लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई आपको करनी है, यानी कि PQ इंटू PS। तो आपको क्षेत्रफल चाहिए तो रहेगा PQ इंटू PS आपको चाहिए, तो आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई, गुणा कर दीजिए, तो आपके पास DA की जो वैल्यू है आगे सोल्व कर रखा। देखो यहाँ पर गोलाकार पृष्ठ पर हमने PQRS एक पृष्ठ लिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, PQ की वैल्यू R d थीटा, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, और SP या PS जो मैंने निकाला था वो रहेगा R sin थीटा D5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। आपके पास जो आयताकार पृष्ठ है PQRS, उसका क्षेत्रफल रहेगा PQ गुणा PS, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, R d थीटा इंटू R sin थीटा D5, गुणा कर लीजिए तो DA की वैल्यू मिलेगी R स्क्वायर साइन थीटा D5 d थीटा, ठीक है। अब क्षेत्रफल अल्पांश PQRS द्वारा केंद्र बिंदु O पर बनाया गया घन कोण का जो मान है वो D ओम क्या रहता है, D अपॉन R स्क्वायर। DA का मान हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास रहेगा R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D5, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और D ओम का जो मान मिलेगा वो रहेगा साइन थीटा D थीटा और D5। तो ये हमारे पास घन कोण की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यदि आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखोगे घन कोण का
घन कोण का अधिकतम मान तो ये रहेगा डी ओम आपके पास मिला है, देखो कितना मिला है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो आप लिखोगे साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। अधिकतम मान चाहिए तो आप इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर तो इधर समाकलन रहेगा डी ओम और इधर समाकलन रहेगा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। इस पे लिमिट लगाएंगे, देखो डी थीटा डी फाई दो बार हैं तो अपन यहाँ पर दो बार समाकलन करेंगे। पहले थीटा की है तो थीटा की लिमिट 0 से लेकर के पाई होती है और फाई की लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई होती है। पहले फाई को सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो ओम आएगा इधर, और इधर करेंगे तो देखो 0 से लेकर के पाई ये ऐसे कैसे रहेगा, और साइन थीटा और डी थीटा ऐसे कैसे रहेगा, पाई का करेंगे तो फाई आ जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से लेकर के 2 पाई। सोल्व करेंगे 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई बचेगा। तो आप यहाँ पर 2 पाई को तो इधर लिख दीजिए और इसका भी समाकलन कर दीजिए। तो साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा और लिमिट रहेगी 0 से लेकर के पाई। इसको भी सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू हमारे पास है माइनस का कोस थीटा, तो कोस पाई लिखेंगे, कोस पाई माइनस और ये प्लस हो जाएगा एंड कोस 0। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेंगे अपन। इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा आपको मिलेगा ओम इक्वल टू 2 पाई और इधर कोस माइनस कोस पाई है और माइनस कोस पाई, पाई का जो वैल्यू है वो कितना होता है -1 और प्लस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओम इक्वल टू मिलेगा 2 पाई इंटू 2, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी मिलती है 4 पाई मिलती है, कितनी मिलती है 4 पाई मिलती है। तो आप घन कोण का अधिकतम मान निकालना चाहते हैं तो अधिकतम मान आपके पास कितना मिलेगा 4 पाई मिलेगा। अगला देखिए गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम तो ये क्या कहता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है एंड इसे गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय कहते हैं। यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं किसी इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से लिया गया सदिश का पृष्ठ समाकलन, सदिश का हम पृष्ठ समाकलन ले रहे हैं ये, तो ये पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के, इसी सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ये होती है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय और इसको अपन प्रूफ भी करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। देखिए हमारे पास इस तरह से वैल्यू है किसी सदिश ए की, ए डॉट डी ए बराबर सिग्मा इंटीग्रेशन ए आई डॉट डी ए आई है, लेकिन किसी आयतन अल्पांश के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, हम इसको हटा दीजिए, निकालेंगे तो फ्लक्स का मान हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए आई डॉट डी ए बराबर डेल डॉट ए एंड डी वी। ठीक है, यहाँ पर डी वी आई का मतलब है आई वी अल्पांश का आयतन। हम सिंपली समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए बराबर सिग्मा डेल डॉट ए डी वी। आप यहाँ पर यदि अल्पांश में आयतन का मान अल्प है तो डी वी का मान कितना हो जाएगा 0, और डी वी का मान 0 होगा। देखिए यहाँ पर इस समीकरण में डी वी का मान 0 होगा तो ये हमारे पास जो सिग्मा है ये समाकलन में बदल जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे पास लिमिट टेंस टू 0 होती है इसकी अल्पांश की, तो ये जो राशि सिग्मा होगा वो हमेशा कैसे बदलेगा, समाकलन में। तो यहाँ पर हमने समाकलन लगा दिया है तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए बराबर डेल डॉट ए डी वी। तो ये हमारे पास होती है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय कहलाती है।
तो ये से हम बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहती है, किसी भी सदिश का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदल सकते हैं और आयतन समाकलन को हम पृष्ठ समाकलन में भी परिवर्तित कर सकते हैं इस प्रमेय की सहायता से। नेक्स्ट देखिएगा, व्युत्क्रम वक्र के नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। व्युत्क्रम वक्र के नियम से गाउस नियम के व्युत्पत्ति। इसके लिए हमने कोई एक बिंदु O लिया है और यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा है प्लस Q, ठीक है, और इस चार्ज प्लस Q से स्मॉल r रेडियस पर हमने एक सरफेस लिया है जिसकी वैल्यू हमने ली है ds, और यहाँ पर हमने इस सरफेस के कारण O बिंदु पर जो घनकोण होगा उसका वैल्यू हमने लिखा है d ओम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये रहेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो कोण है उसके बीच में एंगल मान लेते हैं, हमारे पास कितना है, थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। माना किसी बिंदु O पर स्थित बिंदुवत आवेश Q किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। संपूर्ण पृष्ठ S को क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटा जा सकता है। इनमें से कोई भी एक अल्पांश P पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल हमने कितना लिया है, ds लिया है। क्षेत्रफल कितना लिया है, ds। यदि बिंदुवत आवेश Q के अल्पांश की स्थिति P से दूरी स्मॉल r है तो व्युत्क्रम वक्र के नियम से अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो हम लिखेंगे, और विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हमारे पास रहेगा ये। विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो रहेगा E = 1/4πε Q/r² और r कैप, ठीक है। इसको हमने दिया है समीकरण नंबर 1, जहां OP के अनुदिश एकांक सदिश r कैप है तथा एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता कहलाएगी। अब क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स रहता है सदिश इंटू क्षेत्रफल, तो सदिश क्या है, विद्युत। विद्युत के लिए E लगा लेंगे, E.ds d5 हो जाएगा, और यहाँ पर d5 की जो वैल्यू रहेगी 1/4πε Q/r² r.ds हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू होगा। आपने E की वैल्यू यहाँ रख दी है, ठीक है ना, या फिर हम ये कहें कि E की वैल्यू हमने, ये वैल्यू जो थी E की वो यहाँ पुट कर दी हमने, ठीक है। यदि R तथा ds क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा है तो हमने अभी वैल्यू निकाली थी, इसके बीच में कोण कितना निकाला था, थीटा। तो आप निकालोगे r.ds, तो ये थीटा है तो कोस हटा जाएगा, और यहाँ पर r वेक्टर जो है, सॉरी r कैप जो है यूनिट वेक्टर है तो एक हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये बचेगा ds कोस थीटा, ठीक है। तो अब विद्युत फ्लक्स का मान आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हमने सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, ds कोस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ds कोस थीटा। ये इसको हमने दिया समीकरण नंबर 3। घन कोण की परिभाषा से क्षेत्रफल अल्पांश ds r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण d ओम जो होता है वो होता है हमारे पास ds cos θ/r², ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक राशि आ रही है ds cos θ/r², तो इसको हम लिख सकते हैं घन कोण। तो हमने सिंपल इसको क्या कर दिया है, घन कोण लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ के सभी अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अतः संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत कुल फ्लक्स विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू रहेगा इंटीग्रेशन d5, और इधर हमारे पास देखो Q/4πε d ओम, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से Q/4πε क्वेश्चन रहेगा, इसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने पर हमारे पास यहाँ पर बचेगा d ओम, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 5। अभी हमने समाकलन d ओम की वैल्यू निकाली थी, इसका मतलब है कि घन कोण के अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगा। ये हमारे पास घन कोण के अधिकतम मान को बताता है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण बंद पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए ठोस कोण का मान 4π के बराबर होता है। अधिकतम मान 4π होता है, तो अधिकतम मान 4π, तो 4π लिखेंगे, यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, और फाई का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा Q/ε, जो कि हमारे पास गाउस नियम है, गाउस लॉ।
और हमने क्या टॉपिक डाला था, हमने टॉपिक डाला था कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हमने गाउस नियम को निकाला है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम हमने लिखा था E इक्वल टू, वैसे ही हमारे पास व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये होता है F समानुपाती 1/r², इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। और आप F लिखोगे Q1 Q2/r², और यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो रहेगा Q F/में और Q। जब आप F की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी और फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स इससे परिबद्ध आवेश का 1/ε गुणा के बराबर होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गाउस नियम कहते हैं। तथा यह नियम बंद पृष्ठ के अंदर अनियमित रूप से वितरित आवेशों के लिए पूर्णतः क्या रहता है, सत्य होता है। चाहे इसमें आवेश हमारे पास कोई भी पृष्ठ दे रखा है इस तरह से, इस पृष्ठ के अंदर चाहे आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे वो आवेश मोशन के अंदर हो, दोनों ही अवस्था में यह नियम उसके ऊपर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।